हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केम अचीवर्स केमिस्ट्री क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। इस चैप्टर से किस टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, किस टाइप के मैच ऑफ द कॉलम टाइप क्वेश्चन बनेंगे, उन क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, है ना। आई होप कि आप लोगों ने लास्ट 2 चैप्टर्स की वीडियो देख ली हैं। यदि उनमें कोई डाउट आपको रहता है तो कमेंट सेक्शन में आपको पूछ लेना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे। सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं, कॉन्सेप्चुअल, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका रिलेटेड है कैटालिस्ट से। वो कहते हैं कि उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा, देखो, और अभिक्रिया की एंथैल्पी, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा या साम्यावस्था स्थिरांक। तो आप सबको पता है कि जब कैटालिस्ट हम किसी रिएक्शंस में मिलाते हैं तो वो दो काम कर सकता है। या तो वो रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है या फिर रिएक्शन की रेट को कम कर देता है। कैसे करता है? तो उसके लिए आपको पता है कि वो अभिक्रिया में एक नया पाथ देता है, एक नया पथ प्रदान करता है, जिसके लिए उसकी सक्रियण ऊर्जा का मान कम होता है, राइट। तो इससे हम बता सकते हैं कि उत्प्रेरक क्या करते हैं, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को चेंजेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही होना था। गिब्स एनर्जी में कोई चेंज नहीं करता है, एंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं होता है, ना ही साम्यावस्था स्थिरांक में कोई चेंज होता है। सिंपल। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, अभिक्रिया के लिए एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन, है ना। अभी हमने देखा ना पहले क्वेश्चन में कि एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं करते हैं। तो जो अभिक्रिया के दौरान जो ऊष्मा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन होगा, उसमें भी क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो हम सिंपल कहेंगे कि अपरिवर्तित रहता है, ना तो वो बढ़ता है ना घटता है ना। कैसा रहेगा वो, अपरिवर्तित रहेगा आपका, राइट। तो सिंपल इसका भी ऑप्शन आप 3 मार्क कर सकते थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को निर्धारित किया जा सकता है। एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं? तो आपको हमने दो तरीके बताए थे। देखो, पहला तरीका तो बताया था कि जो आर्हेनियस इक्वेशन था, के इक्वल ए इंटू ई टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, राइट। यहाँ पे आपको हमने बताया था कि इसका लॉग फॉर्म हम निकाल लेंगे, दैट मीन्स एल एन के दोनों तरफ का नेचुरल लॉग ले लोगे आप, तो आपके पास इक्वेशन ऐसा बनता है, माइनस ई ए अपॉन आर टी। और यहाँ पे पहली मेथड आपकी निकल के आती थी कि हम एल एन के वर्सेस 1/t के बीच में प्लॉट करेंगे, और उस प्लॉट की जो स्लोप आएगी उससे हमें एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा का मान पता चलता है। एक तो ये था। सेकंड तरीका आपको पता है कि हमने एक इक्वेशन ड्राइव किया था, आई होप आप सबको याद होगा। वो ये था आपका लॉग k2/k1 इक्वल आपका था माइनस ई ए अपॉन 2.303 r 1/t2 माइनस 1/t1, राइट। ये इक्वेशन हमने ड्राइव किया था, तो इससे भी हम एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते थे। यहाँ पे K1 और K2 क्या है, T1 टेम्परेचर पे जो वेट कांस्टेंट है वो K1, और T2 टेम्परेचर पे जो है वो है आपका K2। तो ये दो तरीके हमने सीखे थे एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए। पहला था ग्राफिकल मेथड, दैट मीन्स हम ग्राफ बना लेंगे और उससे हमें जो स्लोप मिलेगी वहां से एक्टिवेशन एनर्जी हम पता करते हैं। और दूसरा अपना इस इक्वेशन से था। अब हम चलते हैं ऑप्शंस के पास। तो पहला ऑप्शन कहता है कि मानक ताप पर वेग नियतांक का निर्धारण करके, तो उससे तो एक्टिवेशन एनर्जी पता नहीं चलेगी हमें, राइट। जो सेकंड कहता है कि दो तापों पर वेग नियतांकों का निर्धारण करके, ये बिल्कुल सही है। टू टेम्परेचर ले लिए ना हमने, T1 और T2, और उन पर हमने K1 और K2 का मान निकाल लिया। यदि आप इसमें मान रख दोगे तो आर आपको पता है कांस्टेंट है, ये का मान आपको मिल जाएगा, है ना। संघट की प्रायिकता का निर्धारण करके ये तो बिल्कुल नहीं था, और उत्प्रेरक का उपयोग करके भी हम सेकंड ऊर्जा पता नहीं कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, दो डिफरेंट टेम्परेचर पर हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, तो हमें ई ए की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे अच्छा चित्र की बात की गई है कि 4.1 पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो हम एक काम करते हैं, पहले वो चित्र देख लेते हैं कि है क्या, है ना। उसके बाद हमें देखेंगे कि इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं। अग्र अभिक्रिया के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो है E1 + E2, और जो उत्पाद बनेगा वो कम स्थायी है। देन सेकंड के लिए लिखा है कि E1 + E2 है, उत्पाद अधिक स्थायी है। तो पहले वो हम यहाँ पे चित्र देख लेते हैं कि क्या है ना। देखो, ये रहा वो आपका चित्र, ये दिया है उन्होंने यहाँ पे, राइट।
इसको देख के आपको बताना है कि इससे क्या पता चलता है। तो देखो जो आपके लिए यहाँ पे दिया है, ये आपका रिएक्टेंट है, और यहाँ पे आपका बनाया हुआ है उन्होंने प्रोडक्ट के लिए, राइट। तो आप जब इस प्लॉट को देखोगे वो कुछ ऐसे बना के दिया हुआ है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ऐसे। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आप जब देखोगे तो प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो ज्यादा है रिएक्टेंट से। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब एनर्जी ज्यादा होती है तो वो कम स्थायी होगा। दैट मीन्स जो प्रोडक्ट आपका है, जो आपका उत्पाद है, वो क्या है, कम स्थायी है। ये तो समझ गए। उत्पाद जो आपका होगा वो कैसा होगा, कम स्थायी, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है, किससे, रिएक्टेंट से। अब बात आती है एक्टिवेशन एनर्जी की इसके लिए टोटल। तो देखो यहाँ से ये कितनी है, E2, और ये है E1। तो टोटल एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आ जाएगी, यहाँ से इतनी जो उन्होंने दे रखी है वो है E1, और वहां से जो रिएक्टेंट के लिए इतनी एनर्जी है वो है E2। तो टोटल आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, आप कहोगे E1 प्लस E2, टोटल एक्टिवेशन एनर्जी हो गई। तो टोटल सक्रिय ऊर्जा का मान हो जाएगा E1 + E2। और साथ में हम कहेंगे कि जो उत्पाद बनेगा वो आपका रिएक्टेंट से कम स्थायी है। देखते हैं ऐसा ऑप्शन के हैं यहाँ पे कि नहीं है। तो देखो तीसरा ऑप्शन कहता है कि अग्र और पश्च दोनों अभिक्रियाओं के लिए एक्टिवेशन एनर्जी E1 + E2 है, और अभिक्रिया में उत्पाद से अधिक, अभिक्रियक उत्पाद से अधिक स्थायी है। देखो दोनों रिएक्शन के लिए सक्रिय ऊर्जा का मान सेम नहीं है। जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएंगे तब तो E1 + E2 है, लेकिन जब प्रोडक्ट से हम वापस रिएक्शन के लिए जाएंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी का मान कितना है, तब एक्टिवेशन एनर्जी E1 है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही नहीं होगा, लास्ट वाला भी सही नहीं है। तो वापस चलते हैं पीछे एक स्लाइड के अपने, है ना, यहाँ पे हम देखते हैं। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता है, देखो यहाँ पे दिया है सबसे पहला ऑप्शन। जब आप देखोगे कि अग्र अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा का मान E1 + E2 है, और उत्पाद अभिक्रिया से कम स्थायी है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यहाँ पे सही था। उत्पाद जो है वो कम स्थायी है, और एक्टिवेशन एनर्जी जो है अग्र अभिक्रिया के लिए वो है E1 + E2। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हम मार्क कर देंगे, राइट। क्वेश्चन सिंपल था, बस थोड़ा सा क्या था, कॉन्सेप्चुअल। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सिंपल सा ही है, राइट, लेकिन थोड़ा सा डेरिवेशन करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। लिखा है यहाँ पे, दिया है क्या कि नीचे दी गई गैस प्रावस्था में, तो रिएक्शन किस अवस्था में है, गैस अवस्था में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपने पास है। प्रथम कोटि की विघटन अभिक्रिया पर विचार कीजिए। ठीक है, देख लेते हैं इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे, है ना, कि क्या कहते हैं। तो अपने पास एक कुछ ऐसी रिएक्शन दी थी, ए से बनाया है उन्होंने B + C, सबके सब गैस अवस्था में, ठीक। उन्होंने दिया है कि ए के विघटन से पूर्व तंत्र का प्रारंभिक दाब, मतलब इनिशियल जो प्रेशर यहाँ पे है वो है PI, है ना। और जब ये ब्रेक हुआ तो इन्होंने बताया कि जब T समय के पश्चात तंत्र का जो दाब होता है वो कितना हो जाता है, X इकाई बढ़कर PT हो जाता है। दैट मीन्स कि जो आपका जब रिएक्टेंट थोड़ा सा डिकम्पोज हुआ होगा B + C में, है ना, तो इसका प्रेशर कम हो जाएगा। हमने मान लिया कि वो हो गया PI - X, और यहाँ पे एक्स एक्स अमाउंट बन गया, ठीक। तो इस तरीके से यदि हम यहाँ पे देखें तो टोटल प्रेशर कितना होगा, हम कह सकते हैं कि PT बराबर हो सकता है PI - X + X + X। तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, अपने पास आ जाएगा निकल के PI + X, है ना। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू जब आप देखोगे तो आ जाएगी PT - PI, ठीक है, सिंपल था। अब यहाँ पे हम रख देते हैं। तो देखो ये T = 0 समय पे था, ये T = T समय पे हो गया आपका प्रेशर। तो यहाँ पे हम T = T समय पे प्रेशर निकालेंगे। तो पहले अच्छा, अब यहाँ पे इतना तो हमने कर लिया, समझना इनिशियल प्रेशर था PI। जब थोड़े समय बाद रिएक्शन स्टार्ट हुई तो हमने जो रिएक्टेंट ए था वो टूटना स्टार्ट हो गया B और C में। कितना टूटा, उन्होंने दिया था X अमाउंट, तो हमने ले लिया PI - X, और B बन गया X और C भी बन गया आपका X। अब जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया थी, उसके लिए समाकलित दर समीकरण क्या था, आप सबको पता है, K = 2.303/T। और आपको पता है लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल, दैट मीन्स आपको पता है कि इस प्रारंभिक अपॉन में होता था फाइनल में कितना है। तो प्रारंभिक कितना था आपका PI, और फाइनल कितना है, देखो PI - X। यहाँ पे X की वैल्यू पुट कर दो, याद रखना। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू को पुट करना है, क्योंकि फाइनल प्रेशर क्या था, PT। तो PT के टर्म में आपको दिखाना है, ना कि एक्स के टर्म में, हाँ। तो PI अपॉन में PI - X की जगह पे आप क्या पुट करोगे, PT - PI, तो ये हो जाएगा +PI, है ना। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो आपका निकल के आ जाएगा 2.303
अपॉन में टी एंड लॉग हो जाता पी आई अपॉन में हो जाता 2 PI माइनस PT। तो ऐसा ऑप्शन है क्या कोई? देख लेते हैं ना। देखो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, दूसरा बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, सेम है 2.03 अपॉन टी लॉग PI अपॉन 2 PI माइनस PT। सिंपल था, तो एक छोटा सा ये डेरिवेशन हमें यहाँ पे करना था। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। तो ध्यान रखनी है ये चीजें कि यहाँ पे टोटल प्रेशर PT था, तो जो एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे देखना है वो PT के टर्म में देखना है, राइट। सिंपल चीज है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं, है ना, एंड डेफिनेटली आएंगे। तो अगला क्वेश्चन अपने सामने रहा, ए रहा, देखो ग्राफ से रिलेटेड है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, समझते हैं। दिया है कि आर्हेनियस समीकरण के अनुसार, है ना, A e⁻⁻ अभिक्रिया दर स्थिरांक के बराबर है, ठीक है। ln के और 1/t के मध्य ग्राफ बताइए कि कौन सा सही है। सिंपल है, देखो आर्हेनियस का समीकरण था अपने पास के इक्वल A e⁻⁻ जब हमने दोनों पक्षों का नेचुरल लॉग लिया था तो अपने पास निकल के आ गया ln के बराबर हो जाता ln ऑफ A माइनस E/R × 1/t। अब हमें किस किस के बीच में प्लॉट करना है, तो उन्होंने दिया है ln के वर्सेस 1/t। तो आप यहाँ पे ले लो, ln के हो जाएगा, यहाँ पे 1/t हो जाएगा। इसको स्ट्रेट लाइन से कंपेयर कर दो तो ये बाई एक्स पे है बराबर AM × x पे 1/t है, और प्लस में होता है C आपका होता है इंटरसेप्ट, जिसको हिंदी में आप अंतःखंड बोलते हो, और M होती है आपकी स्लोप, जिसको बोलते हैं प्रवणता। तो यहाँ पे आप देखोगे स्लोप M का मान कैसा है, नेगेटिव है, -EA/R है। नेगेटिव स्लोप है तो नीचे की तरफ प्लॉट हो जाएगा ऐसे, और जो इंटरसेप्ट है वो इतना हो जाएगा ln ऑफ A, और इसकी जो M की वैल्यू है वो है -EA/R। अभी बताया था हमने कि एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफीय मेथड से किस तरीके से निकालेंगे। ये बिल्कुल वही है, इसकी स्लोप मिलेगी आपको, स्लोप की वैल्यू रख के हम ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसा प्लॉट देखो आप कोई है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 में आपके सामने ऐसा प्लॉट है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाता। सिंपल था, राइट। तो इतना सा काम आपको यहाँ पे करना था। तो जो ग्राफ आप प्लॉट करते हो वो ऐसे ही करना होता है, पहले हम उसको इक्वेशन को बना लेंगे, फिर उसको स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करना है। स्लोप पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव स्लोप बनाना, नेगेटिव है तो नेगेटिव बना लेते हैं, राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा देखो आपको सामने क्वेश्चन, है ना। ये भी आर्गेनियस इक्वेशन से देखो, जो क्वेश्चन यहाँ पे हम लेके आए हैं ना, उसमें हम हर एक टॉपिक के क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे, है ना। उसमें पॉसिबल क्वेश्चन जैसे भी बन सकते हैं वो आपके सामने रहेंगे। तो कभी पेपर में आपको मिल जाए तो कैसे उसको हमें, है ना, आंसर करना है, वो तरीका आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा, है ना, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित आर्हेनियस समीकरण पर विचार कीजिए और सही विकल्प का निशान लगाइए, ठीक है। ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन हमें पता है। तो पहला वो कहते हैं कि अभिक्रिया स्थिरांक बढ़ती सक्रिय ऊर्जा और घटते ताप के साथ चरघातांक से बढ़ता है। उन्होंने कुल मिला के आपसे ये पूछा है कि अभिक्रिया जो स्थिरांक है के की वैल्यू कब बढ़ेगी। के की वैल्यू बढ़ेगी मतलब अभिक्रिया क्या होगी, जल्दी होगी, है ना। तो आपको सिंपल पता है कि अभिक्रिया जल्दी कब होगी, जब हम कहेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम होगा, टेम्परेचर का मान ज्यादा होगा, तब अभिक्रिया ज्यादा अच्छे से होगी, राइट। और ए का मान तो ऑब्वियसली हमें ज्यादा चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन देख लो जिसमें लिखा हो कि एक्टिवेशन एनर्जी कम, टेम्परेचर ज्यादा, और चरघातांक की जो है ए वो भी बढ़ेगा, है ना। तो पहला ऑप्शन में कहते हैं वो क्या, बढ़ती सक्रिय ऊर्जा, बिल्कुल गलत है, तो नहीं होगा। इस सेकंड में भी एक्टिवेशन एनर्जी उन्होंने बढ़ती लिखा है तो नहीं होगा, है ना, कम चाहिए हमें। तो अभिक्रिया दर स्थिरांक घटती सक्रिय ऊर्जा सही है, लेकिन टेम्परेचर उन्होंने घटा दिया तो ये भी नहीं, टेम्परेचर तो हमें ज्यादा चाहिए। तो अभिक्रिया दर स्थिरांक घटती सक्रिय ऊर्जा बढ़ते ताप के साथ चरघातांक से बढ़ता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 4, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जो सक्रिय ऊर्जा का मान कम है वो भी जल्दी से मॉलिक्यूल आसानी से क्रॉस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही हो जाता है, राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सिंपल है। उन्होंने कहा है कि जिंक और तनु HCl की अभिक्रिया में बनी हाइड्रोजन के आयतन और समय के मध्य ग्राफ दिया है उन्होंने, ठीक है। इसके आधार पर सही उत्तर पर निशान लगाइए। उन्होंने पूछा है औसत दर के बारे में 40 सेकंड तक। देखो औसत दर वो एक होती है आपकी तात्क्षणिक दर। औसत दर कहलाती है आपकी क्या, एक लॉन्ग टाइम इंटरवल में जो हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं वो होती है औसत दर। और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हम निकालते हैं तो उसको बोलते हैं तात्क्षणिक दर, है ना। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि इसको कैसे करना है, राइट।
तो 40 सेकंड में उन्होंने पूछा है, 40 सेकंड को पहले मार्क कर लो, देखो ये रहा 40 सेकंड, राइट। V3 है, तो 40 सेकंड इंटरवल हो गया अपने पास इतना। अब इसकी स्लोप आपको निकालनी है, स्लोप निकालना आपको पता ही है ना। स्लोप कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे अभिक्रिया की दर आप बोलोगे कितनी। स्लोप का फॉर्मूला आपको पता होगा, है ना, मैथ में आपने पढ़ा होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, है ना। उसी तरीके से हमें इसकी स्लोप निकालनी है। यहाँ पे आप देखोगे तो वैल्यू जो है V3, और यहाँ पे है नीचे कितनी है, 0। तो आप इसको बोलोगे V3 - 0 अपॉन में x2 कितना है, देखो 40 है, और यह है 0। तो आ जाता कितना, V3/40। ये आपकी इसकी रिएक्शन की रेट वेट हो जाती। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर सही हो जाता। सिंपल था, बनना चाहिए आप लोगों से, राइट। तो एक लॉन्ग टाइम इंटरवल में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको बोलते हैं औसत अभिक्रिया की दर, औसत दर। और जब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं, है ना, तो उसको हम बोलते हैं अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर, है ना। मतलब टाइम इंटरवल वहां पे क्या होगा, बहुत छोटा होता है, राइट। आई होप कि क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये रहा अपना, यहाँ पे क्या पूछा गया है समझते हैं, राइट। इस क्वेश्चन में वो कहते हैं कि अभिक्रिया की कोटि के बारे में बताइए आप कि कौन सा कथन सही नहीं है। ये तो आप सबसे बन जाना चाहिए, फिर भी समझते हैं ना, देखते हैं। सॉरी। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे लिखा है कि अभिक्रिया की कोटि एक भिन्नांक हो सकती है, डेट मीन्स फ्रैक्शन में हो सकती है, तो सही है ना, हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण प्रयोग द्वारा किया जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। हमें रॉन्ग पता करना है। अभिक्रिया की कोटि सदैव अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिक्रियाकों मतलब अभिकारकों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांकों का योग होती है। ये तो सही नहीं है, क्योंकि हमें पता है ये प्रैक्टिकल करके प्रयोग करके पता की जाती है। और जरूरी नहीं है कि वो क्रियाकारकों की सान जो आपका कि कितने क्रियाकारक हैं उनके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के योग के बराबर हो। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसके बाद लिखा है कि अभिक्रिया की कोटि वेग व्यंजक में अभिक्रियाकों की मोलर सांद्रताओं के घातांकों के योग के बराबर होता है, तो सही है। आपने देखा है कि एक को जैसे हम लिखें, सॉरी, यहाँ पे यदि हम यहाँ पे लिखें अभिक्रिया दर का व्यंजक आपके लिए लिखें, तो आप लिख सकते हो कि दर इक्वल रेट इक्वल के सपोज ए की पावर समथिंग 1 और कंसंट्रेशन B की पावर 2। ये एक्सपेरिमेंट करके आ गया। तो इसके लिए हम कोटि कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि इन जो अभिक्रिया दर का व्यंजक है उसमें जो क्रियाकारक है उनकी घातांकों का योग। तो कोटि हो जाएगी 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3, ऐसे निकाल के हम निकालते हैं, राइट। तो ये तो सही था। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा था आपका, थर्ड वाला। आई होप कि सिंपल क्वेश्चन था, आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब इस बार आपको करेक्ट बताना है। तो अभिक्रिया की दर समय व्यतीत होने के साथ कम होती जाती है क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता कम होने लगती है। सेकंड लिखा है कि अभिक्रिया की दर अभिक्रिया के दौरान हर समय एक सी रहती है, ये तो नहीं, एक सी तो नहीं रहती है ना। अभिक्रिया की दर ताप परिवर्तन पर निर्भर नहीं करती, बिल्कुल गलत है, करती है। अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया की दर कम हो जाती है, बिल्कुल गलत है। तो पहला आपका बिल्कुल सही था कि अभिक्रिया की दर समय व्यतीत होने के साथ कम होती जाती है क्योंकि टाइम के साथ क्रियाकारक की सांद्रताओं में क्या होगी, कमी होती जाएगी, राइट। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है, सही आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस रिएक्शन में देखो हम एक बार लिख के दिखा दें। 5Br- लिखा था, फिर BrO3 फिर 6H+ आपके लिए दे रखे हैं, बनाया था उन्होंने 3Br2 N + 3H2। अब यहाँ पे एक काम करते हैं कि जो यहाँ पे हम दर लिखेंगे, अभिक्रिया की दर का जो व्यंजक लिखेंगे वो केवल उन्हीं के टर्म में लिख लेते हैं जो ऑप्शन में दिए हैं। यहाँ पे Br- दिया है और H+ के टर्म में दिया है, तो इनके टर्म में लिख लो। Br- में आप कैसे लिखोगे कि कंसंट्रेशन जो Br- का चेंज होगा अपॉन dt, या डेल्टा लिख सकते हो आप। और यहाँ पे 1/5, जो भी स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट होगा उसको 1/, में लेते हैं, है ना। और इक्वल में आप लिख लोगे H+ का। देखो ये माइनस रहेगा क्योंकि रिएक्टेंट की सांद्रता, जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ कम होता है। सिमिलरली जब H+ का लिखोगे आप, तो इस तरीके से सेम H+ का आ जाएगा, है ना, 1/6 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे dBr- इक्वल हो जाएगा ये 5/6 dH+/dt। अब आप देख लो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल नहीं। देखो ये तो पहला तो नहीं होगा, 6/5 नहीं, 5/6, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है, राइट। सिंपल था ना। ये आपको लिखना हमने सिखाया है क्लासेस में, राइट। तो उसका यूज करके हम यहाँ पे ऑप्शन फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। आगे चलते हैं। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, सिंपल है। यहाँ पे क्या पूछा गया है देखते हैं।
एक क्वेश्चन कहता है कि कौन सा ग्राफ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को दर्शाता है। ऊष्माक्षेपी तो आपको पता है ना। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है कि जिसमें रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, दैट मीन्स जो डेल्टा एच का मान जो यहाँ पे होगा वो आपका होना चाहिए नेगेटिव। डेल्टा एच कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए आपका, राइट। और डेल्टा एच नेगेटिव कैसा, डेल्टा एच निकालते कैसे हैं तो आपको पता है, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की। तो इन ग्राफ में आप देख लो कि किस में नेगेटिव आएगी। तो देखो, जैसे हम सेकंड वाले को देखें तो रिएक्टेंट की एनर्जी तो आपकी इतनी हो जाएगी, है ना। और ये हो जाएगी प्रोडक्ट की एनर्जी। तो प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट से ज्यादा है, तो उसमें तो पॉजिटिव आएगी, है ना। इस वाले को देखो, ये रिएक्टेंट की है और ये प्रोडक्ट की है, राइट। तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगी, तो ये आपकी हो जाएगी उष्मा क्षेपी। तो ऑप्शन नंबर वन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, राइट। इसमें दोनों बराबर हैं तो एंथैल्पी चेंज जीरो हो जाएगा, राइट। तो समझ गए ना। जब डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसमें क्षेपी होती है। तो आपको ग्राफ में ये देख लेना था, ये प्रोडक्ट की एनर्जी हो गई, ये रिएक्टेंट की हो गई। दोनों का आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपका नेगेटिव आना चाहिए, है ना। तो उसमें क्षेपी आपकी हो जाएगी, सिंपल था, बन जाना चाहिए। अब आप सबसे अगले क्वेश्चन पे चलें। तो देखो ये रहा आपके सामने कुछ, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन दिया था कि केवल का, खा या सगा, इस तरीके से उन्होंने दे रखा था, राइट। तो एक बार पीछे चल के देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में उन्होंने ऑप्शन दे रखा था, राइट। तो यहाँ पे आप बोलोगे केवल का, है ना, जो कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, केवल का वाला आपका हो जाएगा, राइट। क्योंकि खा वाला कैसा हो जाएगा, उष्मा शोषी हो जाएगा आपका, राइट। इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि अभिक्रिया के लिए वेग नियम प्राप्त होता है। उन्होंने वेग नियम दे रखा है, क्या दिया है, वेग इक्वल उन्होंने दे रखा है कि के, ए और बी। फिर वो कहते हैं कि ए की सान्यता स्थिर रखते हुए यदि अभिकारक बी की सान्यता दुगनी कर दी जाए तो वेग नियतांक का मान कितना हो जाएगा। देखो यदि बी की सान्यता, देखो ए के रिस्पेक्ट में प्रथम कोटि है, बी के रिस्पेक्ट में भी प्रथम कोटि है, तो यदि बी की सान्यता दुगनी करेंगे तो अभिक्रिया का वेग कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो आंसर आपका दुगना हो जाएगा, राइट। सिंपल था। बन जाएगा आपसे अभी, है ना, कितना हो जाएगा, दुगना। इसके बाद देखोगे अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है यहाँ पे, उन्होंने दिया है ये संघट्ट सिद्धांत से, है ना, कोलाइजन थ्योरी से। कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के संघट्ट सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे हमें गलत वाला पता करके रखना है। तो कैसे पता करेंगे, देखो समझते हैं एक बार, है ना। तो गलत के लिए हमें क्या करना है, देखते हैं। तो यहाँ पे पहला लिखा है इन्होंने कि यह अभिक्रिया करने वाले अणुओं अथवा परमाणुओं को कठोर गोले मानता है और उनके संरचनात्मक गुणों पर ध्यान नहीं देता है ना। ठीक है, समझते हैं। देखो संरचनात्मक गुणों पर ध्यान तो देता है, इन्होंने बोला है नहीं, तो ये तो गलत होगा। अगला देखते हैं, प्रभावी संगठनों की संख्या अभिक्रिया दर निर्धारित करती है, ये तो बिल्कुल सही है। उत्पाद पर्याप्त दहलीय ऊर्जा प्राप्त अणुओं अथवा परमाणुओं के संघट के परिणाम स्वरूप बनते हैं, ये भी आपका सही है ना। देखो बनते, देखो पहला भी आपका सही है स्टेटमेंट, हम रॉन्ग क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि संरचनात्मक गुणों पर ध्यान नहीं देता है, लेकिन ये इस पर ध्यान देता है कि किस तरीके से वो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, किस डायरेक्शन से वो आते हैं, उस पर ध्यान देता है ना। लेकिन जो थर्ड वाला कहते हैं कि उत्पाद पर्याप्त दहलीय ऊर्जा प्राप्त अणुओं अथवा परमाणुओं के संघट के परिणाम स्वरूप बनते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि केवल दहलीय ऊर्जा के बराबर एनर्जी जरूरी नहीं है, प्रॉपर ओरिएंटेशन भी हमें चाहिए है। दैट मीन्स एक प्रॉपर डायरेक्शन से वो मॉलिक्यूल आके रिएक्शन करेंगे तभी वो रिएक्ट हो पाएंगे, है ना। तो थर्ड वाला जो यहाँ पे स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, तो उसी को हम बोलेंगे कि ऑप्शन यहाँ पे वो क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो गलत है यहाँ पे वो कौन सा है, तीसरा। इसके बाद देखो लास्ट लिखा है उन्होंने कि संगठन के प्रभावी होने के लिए अणुओं को पर्याप्त दहलीय ऊर्जा, देखो उचित अभिविन्यास, इसी को ओरिएंटेशन बोलते हैं, के साथ टकराना चाहिए, है ना। तो उन्होंने कठोर माना था, बिल्कुल सही था। संगठन जो होता है प्रभावी संगठन होना चाहिए तभी वो उत्पाद बनाएगा, बिल्कुल सही था। लेकिन ओनली दहली ऊर्जा होगी तो उससे आपका उत्पाद नहीं बनेगा, उसके लिए हमें प्रॉपर ओरिएंटेशन भी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका रॉन्ग हो जाता है, राइट। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ पे ये क्या कहता है, राइट। सिंपल ही है, देखो प्रथम कोटि अभिक्रिया की बात की है उन्होंने, बोला है कि 50% होती है इतने टाइम में कंप्लीट, 1.26 10⁻14 सेकेंड। तो 100% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। देखो जो प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है उसके लिए जब आप दर का व्यंजक लिखोगे वो होता है के
और रिएक्टेंट के सांद्रता के समानुपाती। और 50% जब कंप्लीट हुई तो जो उसकी इनिशियल सांद्रता, जो प्रारंभिक सांद्रता थी, उसका 50% बचेगा। अगले 50% में उसका 50% कंज्यूम होगा। तो 100% पूर्ण होने में अभिक्रिया को इनफाइनाइट टाइम लगेगा। ऐसे आप समझना है ना। क्योंकि वो कभी, जो आप ऐसे समझो कि जो रिएक्टेंट है वो कभी भी अभिक्रिया में पूरी तरह से प्रोडक्ट में नहीं बदल पाएगा, है ना। तो उसमें कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा। तो आंसर आपको 4 मार्क करना था। ठीक। अगला देखते हैं, देखो। ए और बी इन्होंने दिया है, रासायनिक समीकरण के अनुसार अभिक्रिया करते हैं। ठीक। ठीक है ना। इसके बाद वो कहते हैं कि किसी एक अभिक्रिया की सांद्रता स्थिर रखते हुए ए अथवा बी की सांद्रता में परिवर्तन किया गया और वेग की प्रारंभिक सांद्रता के कारक के रूप में मापा गया, तो निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। मतलब एक्सपेरिमेंट करने पर उन्हें ये डाटा मिला। आपसे पूछा गया है कि इस अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण का सही विकल्प चुनिए। देखो, इसको कैसे करना होता है, हम आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता रहे हैं कि डाटा देख के हम कैसे पता करते हैं, है ना। हमें डिटेल में नहीं जाना है ना। जल्दी हम इसको कर लेंगे, कैसे समझते हैं। तो पहली चीज आप यहाँ पे समझना, जो प्रयोग नंबर 1 में यहाँ पे ए की सांद्रता है वो कितनी है, 0.30। बी की सांद्रता है वो 0.30। हम यहाँ पे लिखते भी चलते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। ए और बी और सी के बनने की दर दी है। तो इसकी सांद्रता कितनी थी, 0.30। इसकी भी कितनी है, 0.30। तो अभिक्रिया की दर कितनी आई, 0.10। ठीक। अब हमने क्या किया, ए की सांद्रता को फिक्स रखा। ए की सांद्रता को क्या किया, फिक्स कर दिया। लेकिन बी की सांद्रता हमने दुगनी कर दी। देखो, 30 से कितनी हो गई, 60। मतलब कितनी कर दी, दोगुनी। बी की सांद्रता दुगनी करने पे अभिक्रिया कितनी होगी, देखो 0.40। तो पहली वाली से देखो कितने गुना हो गई, 4 गुना, है ना। तो बी की सांद्रता दुगनी करने पर अभिक्रिया की दर कितनी होगी, 4 गुना। दैट मीन्स जो अभिक्रिया दर है वो बी के रिस्पेक्ट में किस ऑर्डर की हो जाएगी, सेकंड ऑर्डर की। बी के रिस्पेक्ट में, बी के सापेक्ष वो द्वितीय कोटि की होगी। तभी तो बी की सांद्रता दुगनी करने पे अभिक्रिया दर कितनी होगी, 4 गुनी। तो बी के सापेक्ष होगी वो आपकी सेकंड ऑर्डर, दूसरी कोटि की। अब ए के सापेक्ष देखते हैं। तो देखो, अब इन्होंने क्या किया, बी की सांद्रता फिक्स रखी पहले की जैसे 0.30, लेकिन ए की सांद्रता को दुगनी कर दिया। देखो, ये कितनी होगी, दुगनी। ए की सांद्रता दुगनी करने पे अभिक्रिया जो यहाँ पे निकल के आई, अभिक्रिया की दर वो कितनी होगी, देखो दुगनी ही हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया की दर ए के रिस्पेक्ट में कैसी है, प्रथम कोटि। कि हमने ए की सांद्रता को दुगना किया, अभिक्रिया की दर दुगनी हो गई, तो प्रथम कोटि हो गई। बी की सांद्रता दुगनी की थी लेकिन अभिक्रिया की दर 4 गुनी हो गई। दैट मीन्स बी के सापेक्ष वो द्वितीय कोटि की है। तो ये आपका दर समीकरण बन जाएगा। देखते हैं ऑप्शंस में ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया है हमारे लिए, है ना। देखो, ये रहे ऑप्शंस आपके सामने, है ना। सिंपल से आपको पता करना है कौन सा ऑप्शन अपने हिसाब से दिया गया है, राइट। तो अपना कैसा निकल के आया था, अभिक्रिया की दर का व्यंजक दर इक्वल निकल के आया था कि ए के रिस्पेक्ट में प्रथम कोटि की थी, बी के रिस्पेक्ट में द्वितीय कोटि की। ऐसा ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। सिंपल था, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इनको कर सकते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। रॉन्ग स्टेट किसके लिए, कैटलिस्ट के लिए। तो उत्प्रेरक के लिए पूछा है, अग्र और पश्च दोनों अभिक्रियाओं को समान रूप से उत्प्रेरक करता है। ये तो बिल्कुल सही है। यह अभिक्रिया की डेल्टा जी को परिवर्तित कर देता है, बिल्कुल नहीं, है ना। पहला क्वेश्चन देखा था हमने, उत्प्रेरक डेल्टा जी को परिवर्तित नहीं करता है। तो सेकंड आपका यहाँ पे क्या था, गलत। तो ये आपका सही हो जाएगा। यह वह पदार्थ है जो अभिक्रिया के साम्यवस्थान को परिवर्तित नहीं करता, बिल्कुल सही था ये स्टेटमेंट। और अभिक्रिया कारकों और उत्पादों की सक्रिय ऊर्जा को कम करके वैकल्पिक क्रियाविधि देता है। ये भी सही है कि सक्रिय ऊर्जा के मान को क्या करते हैं, कम करने वाला एक पथ देगा जिसमें अभिक्रिया की दर ज्यादा हो जाती है। तो रॉन्ग कौन सा था, सेकंड। डेल्टा जी को परिवर्तित नहीं करता, ना डेल्टा जी, ना ही डेल्टा एच, ना ही साम्यावस्थक नियतांक, है ना। ये क्या बस क्या करता है, एक नया पथ देगा जिसके लिए सक्रिय ऊर्जा का मान कम होगा। उससे क्या होगा कि अभिक्रिया आपकी जल्दी हो जाएगी। इतना सा ये काम करता है, राइट। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। तो ये रहा आपके सामने कुछ, है ना। हमने आपको कहा है ना कि हर प्रकार के क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल यहाँ पे होंगे ना, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, इसको देखते हैं। बात की है कि एक छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान किस पर निर्भर करता है, अल्प मात्रा में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रता पर या आधिक्य में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रता पर। तो इसका आंसर क्या होगा, आधिक्य वाली। देखो कैसे,
कोई भी अभिक्रिया है छद्म प्रथम कोटि कब कहलाती है? कि दिखने में वो लगे द्वितीय कोटि की, लेकिन वो हो कैसी? प्रथम कोटि की, है ना, तब उसको हम बोलते हैं छद्म प्रथम कोटि। राइट। तो यहाँ पे क्या है, जो अभिक्रिया, कोई भी अभिक्रिया है वो होती कैसी? द्वितीय कोटि की, लेकिन हम उसमें से किसी एक अभिकार की सांद्रता क्या ले लेते हैं? ज्यादा मात्रा में। उससे क्या होता है कि अभिक्रिया फिर उस पे, उससे प्रभावित नहीं होती है। तो किस पे डिपेंड करेगी? जिसको हमने अधिक मात्रा में लिया है, तभी तो वो प्रथम छद्म प्रथम कोटि बनी। तो हम इसका आंसर करेंगे कि अधिक में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 2। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कि ए से बी पर विचार कीजिए। एक रिएक्शन दी है, अभिकारकों और उत्पादों दोनों की सांद्रता समय के साथ चरघातांक से बढ़ती है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही तरीके से ग्राफ बनाया है। देखो, साम्य अवस्था दिखाई गई है ग्राफ में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको पता है। यहाँ बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिया हमने सांद्रता, दैट मीन्स कंसंट्रेशन, और यहाँ पे लिया है टाइम, समय। आपको पता है कि स्टार्टिंग में केवल रिएक्टेंट होता है, लेकिन समय के साथ रिएक्टेंट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, तो कुछ ऐसा आ जाता है। राइट। तो ये हो गया किसका? रिएक्टेंट के लिए, ए के लिए। ठीक है। और आपको पता है अभिक्रिया में उत्पाद बिल्कुल नहीं था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे वो बनता जाएगा और एक टाइम के बाद वो भी फिक्स हो जाएगा, तो साम्य अवस्था आ जाएगी। दैट मीन्स इस पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या आ गई है? साम्य अवस्था। तो दोनों की सांद्रता क्या हो गई? सेम, है ना। तो ऐसा बनेगा प्लॉट। ऐसा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 ऐसा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाता, बनना चाहिए आपसे, है ना। अब आते हैं हम लोग सही जोड़ी वाले क्वेश्चन के ऊपर, कि जो मैच ऑफ द कॉलम टाइप क्वेश्चन बनेंगे वो कैसे होंगे। राइट। तो यहाँ पे उन्होंने दिए, एक कॉलम में ग्राफ दिए है, सेकंड कॉलम की तरफ आपको लिखा है प्रथम कोटि और शून्य कोटि। तो प्रथम कोटि के प्लॉट आपको आने चाहिए। देखो, दर और समय। अब प्रथम कोटि को आपको पता है कि दर क्या होती है? के, और अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती, तो समानुपाती होगी तो ऐसा प्लॉट हो जाएगा। तो पहला तो इससे बनेगा आपका, ये प्रथम कोटि के लिए है। और शून्य कोटि में यदि हम इसको बनाएंगे, तो दर और समय। शून्य कोटि में क्या होगा कि सांद्रता की, अभिक्रिया की दर होगी वो आर की पावर कितनी होगी? 0। और 0 का मान मतलब 1। तो के, तो अभिक्रिया दर जो है शून्य कोटि अभिक्रिया में वो सांद्रता पर निर्भर नहीं, सॉरी, यहाँ पे सांद्रता के साथ है। यहाँ पे जो हमने समय लिख दिया ना, ये समय नहीं है, किसके साथ है? सांद्रता के साथ है ग्राफ। तो शून्य कोटि अभिक्रिया जो होती है उसमें अभिक्रिया की दर क्रियाकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, तो इसका प्लॉट ऐसा बन जाता सिंपल। तो जो सेकंड है वो किसका है? शून्य कोटि का हो गया। ठीक। आगे जो प्लॉट दिए हैं वो आपके समाकलित दर समीकरण से दे रखे हैं उन्होंने, है ना। समाकलित दर समीकरण जब आप, तो ये किसके लिए था? शून्य कोटि का। ऊपर वाला किसका था? प्रथम कोटि का। ठीक है। अगले प्लॉट देखो आप, जैसे प्रथम कोटि का देख लेते हैं पहले हम। इसमें क्या था? लॉग के टर्म में आप बनाते हो। तो जैसे आपको पता होगा लॉग ऑफ, यहाँ पे आप ले लोगे 80, इक्वल में आ जाता है आपका लॉग ऑफ A0 माइनस 2.303 अपॉन टी। राइट। और यहाँ पे साथ में रहेगा के, के टी रहता है। राइट। इस तरीके से, तो जब आप इसमें प्लॉट करोगे, है ना, समय के साथ। राइट। इसमें जब हम प्लॉट करेंगे समय के साथ, तो फिर वहां पे क्या आएगा? अभिक्रिया के लिए जो स्लोप होगी वो नेगेटिव होगी, तो नीचे की तरफ। तो जो प्रथम कोटि का है वो लॉग के टर्म में आ जाएगा, और जो बचा हुआ है वो किसका हो जाएगा? शून्य कोटि, क्योंकि शून्य कोटि का कैसे निकल के आता है? राइट। देखो, ये जो यहाँ पे हमने लिखे हैं ये अलग से नहीं आए, आपको हम बता देते कहाँ से आए। एक बार इरेज इरेज करके, है ना। देखो, प्रथम कोटि के लिए आपको पता है कि आपने समीकरण ये सीखा था, के इक्वल 2.303 अपॉन टी, और लॉग होता था ना 80 अपॉन A0 अपॉन 80। तो बस इसको आपको ओपन कर देना है, तो के टी हो जाता, और यहाँ पे हो जाता 2.303, और ऐसा अपोजिट करना था आपको थोड़ा सा, है ना। लॉग ए बनता A0 माइनस लॉग आपका ये बन जाता 80। इस तरीके से आपको बना लेना था। तो लॉग ऑफ 80 बराबर हो जाता, ए हो जाता आपका क्या था? लॉग ऑफ A0, अपोजिट लिख दिया था थोड़ा सा हमने, ये होता के टी अपॉन 2.303, इस तरीके से। और जब आप प्लॉट करते तो स्लोप हो जाती कितनी? माइनस में, तो नीचे वाला बन जाता, तो ये प्रथम कोटि का हो जाता, और ये भी प्रथम कोटि का। और ये सेकंड था शून्य कोटि का, ये भी शून्य कोटि का। शून्य कोटि के ये किसके लिए हो गया? प्रथम के लिए। और शून्य कोटि के लिए क्या होता है आपको पता ही होगा, आपका होता है 80 इक्वल A0 माइनस के टी। तो इसमें भी स्लोप कैसी है? नेगेटिव है, तो नीचे की तरफ जाएगा। राइट। तो
समझ आया ना। तो ऐसे प्लॉट वो आपके दे सकते हैं, सही जोड़ी में दे सकते हैं, एक नंबर के क्वेश्चन बना सकते हैं कि ये प्लॉट किस अभिक्रिया के लिए है, या अभिक्रिया की कोटि क्या है ना। तो आपको ये बनने चाहिए। आई होप कि ये चारों प्लॉट क्लियर हैं। वैसे हमने आपको क्लास में सारे प्लॉट बनवाए हैं, है ना। आगे चलते हैं। तो अब आपके पास है एक और क्वेश्चन इस तरीके का, यहाँ पे बताया गया है कि कॉलम 1 में कुछ लिखे हैं और उनकी डेफिनेशन आपको सेकंड कॉलम में दी है। तो देखो, हीरा दिया है, ताक्षणिक वेग दिया है, औसत वेग। ताक्षणिक वेग हमने क्या बताया था, लघु समय अंतराल, तो समय का लघु अंतराल 1 कर दोगे। औसत वेग में समय अवधि ज्यादा होती है तो सी हो जाएगा। और हीरा के लिए आप बोलोगे कि सामान्यतः परिवर्तन का वेग परिलक्षित नहीं होता है, क्योंकि एक बहुत लंबी प्रोसेस है ना, बहुत काफी टाइम बाद ये बनता है, तो इसके लिए हम परिवर्तन का वेग परिलक्षित नहीं कर पाते, राइट। तो तात्क्षणिक वेग तो पता है, समय का लघु अंतराल, औसत वेग लंबी समय अवधि, राइट। आगे चले। एक और लास्ट क्वेश्चन आपके पास है ना, ये रहा देखो, इसको आपको करना है, सिंपल सा डेफिनेशन वाली टर्म है, आपको मैच ऑफ द कॉलम बनानी है। पहले लिखा है अभिक्रिया का गणितीय व्यंजक, आपको पता है बेग नियम कहलाता है, बेग नियम से मिलता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया बेग किसके बराबर होता है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो आप बेग समीकरण लिखते हो, तो बेग इक्वल होता है के, और रिएक्टेंट की पावर क्या होती है, 0। तो बेग किसके इक्वल हो जाता है, आपको पता चल गया ना, बेग स्थिरांक के। तो इसको बेग स्थिरांक से मिला दोगे, है ना। शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी, तो देखो वेग स्थिरांक के है, जो भी अभिक्रिया दर की इकाई होती है वही वेग स्थिरांक की इकाई होगी, तो अभिक्रिया दर की बराबर हो जाएगी, है ना। जबकि आपको पता है होती क्या है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, हमने आपको बताया था कि nth ऑर्डर की अभिक्रिया के लिए इकाई क्या होती है, मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n - 1, सेकंड इनवर्स n क्या है, कोटि। तो शून्य कोटि में n की वैल्यू 0 पुट करना, इकाई मिल जाएगी मोल पर लीटर पर सेकंड, जो कि अभिक्रिया की दर की इकाई है, राइट। इसके बाद लास्ट आपको पता चल गया कि जटिल अभिक्रिया की कोटि कैसे निर्धारित होती है, उसमें जो सबसे धीमा स्टेप होगा उस पर डिपेंड करती है, तो इसको आप मैच कर दोगे सी से। तो सिंपल थी। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। यदि कोई डाउट रहता है किसी क्वेश्चन में तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लेना है, राइट। ये काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन इसी टाइप के बनेंगे या इसी मैथ से बनेंगे, हो सकता है इसी में से सेम आ जाए उसके, ऐसा हो सकता है कि जो हमने सही जोड़ी में डिस्कस किया वो आपका सत्य सत्य बन के आ जाए, जो हमने सही जोड़ी में सीखा या विकल्प में किया वो आपका खालिस्तान बन के आ जाए। तो प्रैक्टिस आपको कर लेनी है, कोई डाउट रहता है तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है ना, और सेशन को लाइक और शेयर कर लेना है, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे बात करेंगे अपने डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, उससे जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप और मैच ऑफ द कॉलम टाइप, उनकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आप सबको ये चीज़ें क्लियर हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना है, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, राइट।